आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कोई कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। आपके मन में कुछ और ही है, जमीन आपको हड़प करनी है। जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं आप। मुझे एक ट्रस्ट बता दिए कोई दूसरा जिसके अंदर जो धार्मिक के नाम पर हो और उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट ना हो। हमारे ऊपर से हटा रहे हैं। आपको तय करना संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे। इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। तो एक के बाद एक रिएक्शन आपने सुने, और सबसे बड़ी बात ये तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है और पूरी पिक्चर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर जो घमासान मचा आज लोकसभा में क्या हुआ उसकी तरफ रुख करते हैं। तो वक्फ का टाइम ओवर हो गया, यानी कि अब वोटिंग की बारी है। लेकिन सदन के अंदर अमित शाह ने अपनी बात रखी, जमकर बरसे और विपक्षियों को करारा जवाब दिया। एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को सामने लाकर रख दिया। संविधान लहराने की ये संविधान के हिसाब से सरकार का या जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। संविधान लहराने की ये संविधान के हिसाब से सरकार का या जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर। तो लोकसभा में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आमना सामना हुआ, आर पार की बहस हुई, और जो वक्त दिया गया था, जो वक्त मुकर्रर था 8 घंटे का, उस सीमा को भी बढ़ाया गया। लेकिन अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर भोपाल से, जहां वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जमकर डांस हुआ, लोगों ने खुशियां मनाई। और ये तस्वीरें भोपाल से, जहां वक्फ बिल के समर्थन में लोगों ने जश्न मनाया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वी सपोर्ट मोदी जी। मोदी को पूरा सपोर्ट है, और ये आम जनता कह रही है जिन्हें इस बिल से फायदा होगा। आप देख पा रहे हैं हाथ में गुलाब है, आतिशबाजी हो रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है, और धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। तो सड़कों की ये तस्वीर और सदन की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और उसके बाद यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, देश भर में जश्न का माहौल था। बिल से, संशोधन बिल से जिन्हें फायदा पहुंचने वाला है, वो अपना भविष्य देख पा रहे हैं, और देश भर में जश्न शुरू हो गया। और हाथों में पोस्टर लेकर सभी लोग यही कह रहे हैं, थैंक यू मोदी जी का धन्यवाद। तो मोदी हमारा भाई है, साफ तौर पर जो देश की जनता है, जो मुस्लिम आबादी है, मोदी को भाई मानती है। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के चहेते नेता
इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचते हैं, काले लिबास में पहुंचते हैं, माथे पर पट्टी विरोध वाली और हाथ में रिजेक्ट वक्फ बिल वाला पोस्टर। तो एक अलग अंदाज इनका दिखा, जो काले कपड़ों के साथ माथे पर काली पट्टी लगाकर विरोध करते नजर आए इमरान प्रतापगढ़ी। और चेन्नई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीपी कार्यकर्ताओं ने भी बिल के विरोध में प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें हैं चेन्नई से। और बिल के विरोध में इनका प्रदर्शन लगातार जारी था। ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है। वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा। वक्फ बिल पर आज संसद से सड़क तक आर पार। लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा तक वक्फ बिल पर चर्चा में जोरदार वार पलटवार हुआ। बिल पास होने से पहले ही देश भर में जश्न मनाया जाने लगा। हमारे ख्याल से 100% पास हो जाएगा, क्योंकि वक्फ जो है अभी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ठीक है, मोदी जी ने उसको बेड़ियों से आजाद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल संभव होगा। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के हित में भी, और ये तीसरा सौगात देंगे। हर मुद्दे पर मुसलमानों का उन्होंने गुमराह किया है। आज ये जो मुद्दा आया है, ये बहुत देर से लिया फैसला है, और मैं इस फैसले के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर सारे भ्रम दूर कर दिए। पहले तो वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही। बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। माननीय तो सदन में घमासान आर पार और सभी मूड में थे, सभी ने अपनी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि उन्होंने बैठक की थी और बैठक में इस मसौदे पर बात बनी थी कि कैसे विरोध करना और कैसे जवाब देना है। आइए कुछ और देखते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वक्फ पर भ्रम को दूर करना जरूरी है, ये अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। वक्फ में गैर इस्लामिक सदस्य नहीं होगा। बीजेपी जब भी बिल लाती है नाकामी छिपाती है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। बीजेपी में खराब हिंदू को लेकर मुकाबला है, ये अखिलेश का कहना है। लेकिन इस बीच किरण रिजिजू आते हैं, वो कहते हैं कि बिल नहीं लाते हो तो संसद वक्फ की हो जाती। बिल धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है। अब देखिए, यहां पर अब जवाब मिलता है विपक्ष की तरफ से। कहा जाता है कि वक्फ मुसलमानों के लिए पवित्र है। नए संशोधन के बाद 22 सदस्यों की परिषद में 10 मुस्लिम, 2 महिलाएं और 12 गैर मुस्लिम होंगे। तो ये कहा गया। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद भी खड़े होते हैं। रविशंकर प्रसाद जो है वो कह रहे हैं कि कल वक्फ कहेगा पूरा हिंदुस्तान हमारा। विपक्ष की मंशा वोटों में इजाफा करने की है और यह बिल संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से गौरव गोगोई ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 8 घंटे में जिंदगी मजहब का फैसला नहीं कर सकते अगर आपको मोदी का चेहरा पसंद नहीं है। अब ललन सिंह कहते हैं कि अगर आपको मोदी का चेहरा पसंद नहीं है तो आगे तो उनका चेहरा मत देखिए, ये ललन सिंह ने कहा। ललन सिंह ने कहा कि 2013 में जो पाप आपने किया था उसे आज पीएम मोदी ने खत्म कर दिया। अब देखिए, इसके बाद कल्याण बनर्जी जी कहते हैं कि वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास है, राज्य सरकार के अधिकारों में दखल नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम आपको बताएं कि जो पॉलिटिकल रिएक्शन है, जो रिएक्शन आ रहे हैं, उसे भी सुना जाए, उसे भी देखा जाए। वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। मान्यवर, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े
और इसीलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन, शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका गिनतियों पर भी आएगा सर। अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? सारी संपत्तियों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्तियां वक्फ की नहीं बचेंगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। जब 10 साल में नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? और ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है साहब। वक्फ का जो पूरा वर्किंग है उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? 1947 में भारत ने एक विभाजन देखा है, वो एक परिवार और एक पार्टी के कारण वो विभाजन हुआ है। आज जमीन जिहाद लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं। यहाँ बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला यहाँ पर। तो इस देश में क्या चलेगा नहीं चलेगा इस बात का फैसला हो रहा था, लेकिन हम आपको बताएं कि कौन साथ था और कौन साथ नहीं था। आइए देखते हैं। अब आपको बताएं कि यहां पर जो स्थिति है, दलगत स्थिति आप देखिए कि जो हमारे दाएं और बाएं की बात अगर आप करेंगे तो बीजेपी के खेमे को अगर आप देखें तो यहां पर बीजेपी के साथ जो है टीडीपी है, जेडीयू है, शिवसेना है, एलजेपी, आरएलडी, एनसीपी और हम, इन सबको मिलाकर जो नंबर है वो 293। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस खेमे में जाएंगे, इंडी गठबंधन की तरफ बात करेंगे तो यहां पर कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, लेफ्ट, आरजेडी और आप मिला लीजिए इनको तो 237 होते हैं। यानी कि जो आंकड़ा है उससे बहुत पीछे है और यहां पर बहुमत जो है वो साबित होता दिखता है एनडीए की तरफ से। लेकिन वोटिंग का इंतजार सभी को है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किरण रिजिजू ने क्या कहा सदन में और अखिलेश ने क्या कहना चाहा। दोनों बात। सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए। करोड़ लाख प्रॉपर्टी वक्फ का है, उसको अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करता, देश का तकदीर बदल जाएगा। इतना प्रॉपर्टी हमारे पास सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बनाए? अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है, ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। बिल के पीछे कि न तो नीति सही है न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं
तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार। विल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा। अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है। तो सदन में गंभीर बातें चल रही थी, लेकिन जब गंभीर नेता हल्के अंदाज में नजर आए तो भी मजा आता है। अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच में जब बातें शुरू हुई, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर जब तंज कसा अखिलेश यादव ने, तो जवाब भी उसी अंदाज में मिला अमित शाह की तरफ से। ये भी देखिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। और चलिए आपको सीधे सदन की कार्यवाही से जोड़ रहे हैं। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है, भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं। हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं। हाँ, हम बोहरा समाज का साथ चाहते हैं। हम पसमानदा समाज का, जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में, उसका साथ चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आप बताइए। हम सबका विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं वक्फ औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो, उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे पास नहीं जानी चाहिए। ये अगर मोदी जी सुरक्षित महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है? मैं यहां कहना चाहता हूं, जहां तक दान, क्योंकि वक्फ का मतलब दान होता है और हर धर्म में, मेरी बहन अभी सिख धर्म के विषय में बता रही थी, मंत्री जी भी सिख धर्म के विषय में बता रहे थे, सेवा और दान, इसके आधार पर सिर्फ धर्म आज देश का विदेश में जाना जाता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सब में दान का महत्व है। आदि शंकर ने आज से हजारों वर्ष, केरल के लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, भज गोविंदम में दान के लिए क्या कहा था? गेयं गीता नाम सहस्त्रम ध्येयं श्रीपति नाम, ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम, नेयं सज्जन संगे चित्तं, ध्येयं दीन जनाय जवित्तम। दीन जनों को, गरीबों को वित्त दान करो, ईश्वर मिलेंगे। भगवान का नाम लो, गीता का ध्यान करो, ईश्वर मिलेंगे। और वही इस्लाम में भी ज़कात, सदका और सदक़े जरिए के नाम से जिक्र किया गया है। वक्फ जो दान की जमीन और पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए वक्फ बनाया गया है। वक्फ के बोर्ड में आज
जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किस आधार पे कह सकते हैं? 1995 में वक्फ एक्ट आया, मतलब उससे पहले से चल रहा था। 1995 एक्ट के अंतर्गत अभी हम चल रहे हैं। 1995 के बाद आप याद करिए 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले 1954 में, 1959 में, 1964 में, 1969 में और 1984 में अमेंडमेंट्स या संशोधन हुए हैं। अगर वो सारे संशोधन ठीक थे तो आज ये संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकते हैं? मैं छोटे से एक विषय को रखना चाहता हूं। आज आप देखिए, सच्चर कमेटी ने 2006 के अपने रिपोर्ट में कहा था, सच्चर कमेटी ने कहा था कि उस समय 2006 में वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी। उस 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से मात्र वक्फ की जो कमाई हो रही थी वो उस समय 163 करोड़ की थी। मगर सच्चर कमेटी ने कहा यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया होता, सही तरीके से लीज दिया गया होता, फेयर मार्केट प्राइस के आधार पर किया गया होता तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती, 12,000 करोड़ की, 10% का रिटर्न मिलता। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बढ़ करके हमारे समय 8.72 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बनी। मतलब 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक की आमदनी होनी चाहिए, मगर आमदनी हुई कितनी? 2019 से 2021 के बीच में 166 करोड़ और 2025 में आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया लीज रिकॉर्ड 0 और आमदनी 9.92 करोड़ रुपए मात्र। उस समय 2006 में 162 करोड़ और जब ये डिबेट हो रहा है तो 9.92 करोड़, प्रॉपर्टी डबल हो गई मगर पैसे कट गए। कहां गए वो पैसे, किसके जेब में गए वो पैसे? यदि ये पारदर्शिता। वैसे सभापति महोदय, मुझे एक बात में संशय है, मुझे लगता है उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है, आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास है, रेलवे के पास, आर्मी के पास, वो देश की जमीन है और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, सही है, एक परिवार का बोर्ड है, सही है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, मैं आपको अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूँ, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं, उधर हैं। अब आप चिंता मत करें, उधर हैं, आपको नहीं। हाँ, उधर 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 आप भी जानते हैं किधर हैं, उधर हैं। चलिए आप वक्त पे आइए। देखिए, वक्त जो ये संशोधन हुए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि लंबे पेंडिंग लिटिगेशंस ये नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, लंबे समय तक चल रहे कानूनी मुकदमे जो पेंडिंग लिटिगेशंस 2013 में 10,380 केसेस थे, जो 2025 में बढ़ करके 21,618 केसेस हो गए। अनाधिकृत घुसपैठ, एनक्रोचमेंट, ये सुनिएगा सभापति महोदय और सभी सदस्यों को कहूंगा, वंशी पोर्टल में टोटल एनक्रोचमेंट के केस 58,890 है। इसमें से लगभग 31,999 पेंडिंग एनक्रोचमेंट है, जिसमें 9,000 मुस्लिम पार्टीज है, अर्थात मुसलमानों के जमीन पर भी अधिग्रहण का काम वक्फ बोर्ड ने किया है। इसलिए जो ये बिल के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, मुसलमान भी पीड़ित है, इसलिए बिल से संरक्षण मुसलमान को भी मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान के सभी कौम को मिलेगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सेक्शन 40 को लेकर आज जो कहा गया, मैं बस 30 सेकंड में समाप्त करूंगा। सेक्शन 40 को लेकर आज यहां बहुत चर्चा हुई।
ये जो तर्कहीन शक्ति, इर्रेशनल पावर दिया गया था वक्फ बोर्ड को, खुद ही इंक्वायरी करते थे और खुद ही जमीन को वक्फ में डिक्लेयर करते थे। आज देश में 515 ऐसी प्रॉपर्टी है। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। उसी का शहर मतलब एरिया खुद ढूंढ लेंगे, वही मुद्दई वही जाके इंक्वायरी कर लेंगे, वही मुंसिफ वही जजमेंट भी दे देंगे। हमें यकीन था, जिसकी जमीन थी, हमें यकीन था हमारा कसूर जरूर निकलेगा। मगर सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, किरण रिजिजू जी का, कि इन्होंने इस प्रकार के एक प्रावधान को यहाँ प्रस्तुत किया है जिससे देश में हम सब सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। तो संबित पात्रा को आप सुन पा रहे थे। संबित पात्रा ने एक एक बिंदु को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, सच्चर कमेटी की उन्होंने बात कर दी। लेकिन हम आपको बताएं कि जो वक्फ बोर्ड है, क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, इसे करीब से जरा जानने की कोशिश कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 22 सदस्य होंगे, कानून मंत्री बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे, 3 सांसद किसी भी धर्म के हो सकते हैं, 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगे, 10 में से 2 मुस्लिम महिला सदस्य होंगी और बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। वक्फ बोर्ड में एक वरिष्ठ वकील को भी शामिल किया है, 1 सदस्य बार काउंसिल से भी होगा और वक्फ बोर्ड में 4 बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। सचिव स्तर के केंद्रीय अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज भी इसके सदस्य होंगे। वक्फ बोर्ड में 2 प्रोफेशनल्स को भी जगह मिलेगी। वक्फ बोर्ड में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के सदस्य रहेंगे। बोहरा और अगाखानियों को भी यहां पर जगह मिलेगी। वक्फ बोर्ड में पिछले मुसलमान भी रहेंगे। फैसला बहुमत के आधार पर होगा, कोई भी फैसला होगा। और चलिए अब हम आपको बताते हैं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कहा और आप पार्टी के नेता ने भी क्या जवाब दिया है। थोड़ी है, ये तो सब बेकार की बात है, इनको पता ही नहीं है। वक्फ एक्ट ही नहीं मालूम, वक्फ की पुराना जो एक्ट है वो क्या है, वक्फ की पावर क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट हाउस अगर कब्जा कर लिया जाए, अगर पार्लियामेंट हाउस वक्फ की जमीन पर है तभी तो क्लेम करेंगे, ऐसे कैसे कर देंगे। कब्रिस्तान बन गया, जमीन किसी की थी, कब्रिस्तान बन गया और वो जमाने से कब्रिस्तान चला आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो कब्रिस्तान नहीं है, तो उसका क्या करोगे आप। तो इस पर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। इंडिया गठबंधन का फैसला होगा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला होगा, आम आदमी पार्टी हर तरह से उनके साथ है, सड़क पर भी साथ है, संसद में भी साथ है। अपने जाती तजर्बे से कह सकता हूं कि जब मैं यूपी में मिनिस्टर था और वक्फ डिपार्टमेंट मेरे पास था तो 90% से ज्यादा वक्फ में मुकदमे, और आप अपने जिले में खुद देखिए कितने वक्फ हैं और क्या कोई चैरिटेबल धर्मार्थ का काम हो रहा है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई अनाथालय है, कुछ है। आज की ये स्थिति के जहां 90% मुकदमे हैं और जहां काम भी नहीं हो रहा, उसका फायदा सिर्फ बड़े लोग उठा रहे हैं, इसमें सुधार की तो आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता की बात कही जा रही है। आरिफ मोहम्मद खान ने यह बात कही, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब संपत्ति इतनी है तो रोना किस बात का और बार बार चिल्लाना और चीखना किस बात का। जो नेता इस पर बहुत कुछ कह रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, दस्तावेज को एक बार देखना चाहिए। आइए बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है और 15 साल में वक्फ की संपत्ति दोगुनी हो गई। रेलवे सेना के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। अब देखिए कि यहां पर जो कब्रिस्तान है उसकी जो रूपरेखा हम आपको बता रहे हैं कि कितनी जमीनें यहां पर है, कितने प्रतिशत जमीन है, मस्जिद के खाते में कितनी प्रतिशत जमीनें आती हैं। इसके अलावा जो कृषि भूमि है वहां भी अपार संपत्ति नजर आती है, जो कि प्रतिशत के लिहाज से हम आपको दिखाते जा रहे हैं। जो दुकानें हैं उसका आंकड़ा भी आप अगर देखेंगे तो वो भी लाखों में जाता है। अगर मकान की बात करें तो वहां भी जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि ये लाख को टच करता हुआ है। प्लॉट्स की बात कर ले तो ये 1000 में जरूर है लेकिन 50,000 के ऊपर है। दरगाह की जमीन की बात कर ले तो यहां भी जो आंकड़ा है 30,000 के पार है, 33,492। अशूर खाने की बात कर ले तो ये आंकड़ा 17,719। मदरसे की बात करें तो 14,008 और अन्य को अगर कह लें तो 1,26,189। फिर भी रोया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिला,
और हम तो लोगों की हिफाजत के लिए बने हुए। सवाल अपनी जगह कायम है, लेकिन जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं। सरकार की नीयत में खोट है। ये बिल लाकर वो वक्फ की जमीन को बचाना नहीं चाह रही, वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल लाया जा रहा है। वक्फ की जमीन में हमारे मुसलमानों का, यतीमों का, मिस्किनों का अधिकार है, हमारी बेवों का अधिकार है, वो बीजेपी की नजर में खटकता है। वो और ये साफ दर्शाता है बीजेपी की नफरत जो मुसलमानों के प्रति है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर देश के मुसलमानों को गुमराह किया, और वो जो गुमराह किया वो गलत किया था। उसी तरह आज इस पर भी वो सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी गुमराह कर रहे हैं, और मुसलमानों को भड़काने का काम कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। नाजायज बिल है, और मैं तो ये कहूँगा कि देश के अंदर झगड़ा कराने के मकसद से और बिहार बंगाल का चुनाव देखते हुए ये बिल लाया गया है। इस बिल का मकसद सिर्फ विवाद खड़ा करना है कि ये लोग मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझ करके यहाँ पे भाषण कर रहे हैं, एक तुष्टीकरण कर रहे हैं। और आज सरकार जो इस अमेंडमेंट को लेकर के आई है वो पसमानदा, गरीब या महिलाओं के वेलफेयर के लिए। इन ज़मीनों को लेके जो यह एक तरह से साजिश रची जा रही है, और इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा, और सत्ता पक्ष के जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। एक है ना कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो इसलिए संसद का ये एक्ट है और संसद ही इसको करेक्ट करेगी। इसलिए जो लोग इस तरह के इस पर जो है वो इस संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार के जरिए इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो गलत है। तो जो देश का मुसलमान है वो जानता है कि उसे क्या करना है, किसे समर्थन देना है, और कैसे अपने फायदे और नुकसान की जो पूरी पटकथा है, पूरे जीवन की पटकथा है, उसे लिखना है, अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुधारना है। और ऐसे में जो सरकार उनके लिए काम कर रही है वो कई मायनों में अहम है और खास है। चलिए हम आपको बताते हैं किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत कर रहे हैं। 27% हम संपत्तियों की बात कर रहे हैं। कहां कहां है? पश्चिम बंगाल में 9%, इसके बाद पंजाब की तरफ बढ़ते हैं तो 9%, वहीं तमिलनाडु की तरफ आते हैं नीचे की तरफ तो 8%, कर्नाटक में भी 7%, केरल में 6% का आंकड़ा है, जबकि गुजरात में वक्फ की संपत्ति का जो आंकड़ा है सामने है, तेलंगाना में भी 5% है। तो ऐसे में पूरे भारत की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर नजर आता है कि वक्फ के पास जो है संपत्तियां हैं, अकूत भंडार है, लेकिन पता नहीं जो मुसलमान हैं निचले तबके के उन्हें क्यों नहीं देना चाहते। कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन आप देखिए। तृणमूल कांग्रेस सहित जो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, उन सब लोगों के द्वारा जो मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी, देश विरोधी राजनीति की जाती है, उनको शायद ये आभास ही नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति के अंत की पूरी तरह से शुरुआत हो गई है और उसका अंत होने जा रहा है। कि आपने ऐसा क्या काम किया है जो उनके फायदे में हो? क्या आपने उसके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी है? क्या आपने उनको जो है रिजर्वेशन का लाभ दिया है? क्या आपने जो है जिस तरह से आपकी सरकारों ने के घरों बुलडोजर चलाए, उनको डराने का काम किया, उनके तीज त्योहारों पर जिस तरह का आपने माहौल बनाया, ये सब चीजें स्पष्ट करते हैं कि सरकार इन वर्गों के हितैषी नहीं है। इस प्रकार का प्रावधान वो नहीं दिखा पाए कि जिससे ये उद्योगपतियों को 1 इंच भी जमीन दी जा सके, जवाब नहीं दे पाए, इसलिए अब यहाँ आकर विरोध कर रहे हैं। कोरा विरोध है, ये केवल वोट की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, एक प्रकार से तलवे चाटने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आप पुरानी चीजें, एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बेच दिया। तो ये इनकी नीयत अब जो है वक्फ की ज़मीनों पर है। हमें डर है इस बात का कि ये ज़मीनें हमारी मस्जिदें बंद करा देंगे, हमारे दरगाहों को तोड़वा देंगे, इसलिए हम लोग इस बिल का पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, उसका मिसयूज होता है, इसको रोकने के लिए ये अगर वक्फ बोर्ड का बिल आता है तो उसका मुस्लिम समाज ने भी स्वागत करना चाहिए। या औरंगजेबी उदात्तीकरण करने वाले लोगों को बिल्कुल सहारा नहीं होगा, वो तो हमारे महाराष्ट्र पे लगा हुआ एक बड़ा धब्बा। इस संवैधानिक चरित्र के आधार पर मूल्यांकन हो तो इनको 0/0 मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ लगातार। और किसान आंदोलन के वक्त भी हमने हाथ जोड़ के विनती की थी कि संकीर्ण दायरों से ऊपर उठिए, विशद चर्चा के लिए जाए, नहीं गए।
आपने बिल पास करवा लिया, वापस लेना पड़ा ना। सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाएं और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। तो सारे बयान, सारे रिएक्शन एक तरफ, लेकिन संसद के बाहर नरेंद्र मोदी का समर्थन और उससे होती बुलंद आवाजें एक तरफ। हम आपको तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए कि दिल्ली में संसद के बाहर समर्थन, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समर्थन किया और पहले ही उन्होंने धन्यवाद दे दिया है, मोदी को थैंक यू कहा है। अब जरा देखिए मोदी जी का शुक्रिया, जो हाथों में बैनर है, पोस्टर है, उसमें उन्होंने लिखा कि मोदी जी का शुक्रिया है। और चलिए इसके बाद की जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि चेन्नई से वो तस्वीरें हैं जहां पर बिल का विरोध हुआ। एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया है, विरोध किया है और जो अपार यहां पर जो भीड़ है वो बिल का विरोध भी करती हुई यहां पर नजर आई। तो यहां पर आप लोगों ने चेन्नई की तस्वीरें देखी, लेकिन आपको निजामुद्दीन की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि बिल के समर्थन में भी नारेबाजी हुई है और लोगों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की। लेकिन यहां पर मौलाना आपस में भिड़ गए। मौलाना क्या कह रहे हैं, यहां पर दो फाड़ की स्थिति हो गई, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा है और पार्लियामेंट में सियासी दल आमने सामने हैं। सड़क पर भी इस पर खूब सियासत हो रही है और ताजा खबर है कि मौलाना मौलवी आपस में भिड़ गए। एक तबका वक्फ बिल के साथ है, दूसरा खिलाफ में है। खास तौर से बरेली के दो मौलाना आपस में ही भिड़ गए हैं। इंडियन मिल्लत काउंसिल वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। आईएमसी के प्रमुख तौकीर रजा ने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, यह बिल किसी भी कीमत पर हमें मंजूर नहीं। सरकार ताकत के नशे में है, ताकत के नशे में सरकार चाहे जो करे, लेकिन जो कार्य किए जाने चाहिए वो नहीं हो रहा। हिंदू समाज को बरगलाने के लिए सब किया जा रहा। तौकीर ने आगे कहा, आरोप लगाया जाता है कि हमने नाजायज कब्जे के लिए वक्फ किए, जबकि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जायदादों को वक्फ किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने बिल का समर्थन किया है। एआईएमजे के अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, वक्फ बिल से देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं। उन्हें पूरा भरोसा है कि यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। संसद में इस पास से कराने में इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। विपक्षी दल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सियासी जमातों के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं। एआईएमपीएलबी के लोग भी मुसलमानों को डरा रहे हैं। इससे न मस्जिदें छीनेंगी, न दरगाह छीनेंगे, वक्फ बिल से कब्रगाहें भी नहीं छीनने वाली, और इसे लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है। इससे मुस्लिम समाज को फायदा ही होगा, मुस्लिम समाज के विकास का रास्ता खुलेगा। वक्फ बोर्ड और माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, शॉपिंग मॉल बनवाते थे, निजी फायदा उठाते थे। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल भी सरकार के साथ है। अब देखिए काउंसिल के चेयरमैन नसरुद्दीन चिश्ती ने समर्थन कर दिया। चिश्ती ने कहा कि वक्फ बिल पर मुकम्मल चर्चा हुई है, जेपीसी में चर्चा के बाद सरकार बिल लेकर आई है। वक्फ की संपत्तियों पर माफियाओं का कब्जा है, जिससे मुस्लिम समाज को नुकसान हो रहा है। वक्फ के पास अकूत संपत्ति है, लेकिन उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। आखिर सड़क पर बैठा हर चौथा भिखारी मुस्लिम क्यों है, यह सवाल उन्होंने पूछा है। अब चलिए हम देखते हैं कि जो मौलवी और मौलाना है, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनका क्या कहना है, सुनिए। देश में क्या अच्छा काम हो रहा है, वो एक काम बताया जाए मुझे। सुना कि 4 गुजराती है, 2 बेचने में लगे हुए, 2 खरीदने में लगे हुए। मुसलमानों का हित के नाम पर ये बेईमानी करने का काम किया जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। जो बिल आएगा, इससे इस करप्शन को रोका जाएगा और जायज कामों में खर्चा किया जाएगा। भू माफियाओं से मिलकर के वक्फ बोर्डों की करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया जाता था, खुर्द-बुर्द कर दिया जाता था। फिर से आपको जोड़ते हैं, निशिकांत दुबे वहां क्या कह रहे हैं, ये भी सुनते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो
तो हिंदुस्तान में सभापति महोदय, हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 विलेज, कहां लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। यहां हिंदुस्तान में गोरी ने वक्त की स्टार्ट की और आज जो है माननीय मैं आप शहर को एड्रेस कीजिए, बाकी लोगों को। मैं सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं, इस देश में ये वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। दूसरा आजादी के बाद यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि किसी का प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट में 77 से स्वागत बाबू बैठे हुए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि 77 के बाद से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? मेरा पास हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मेरा रिजोल्यूशन पास हुआ है। क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है? धारा 370 खत्म होना चाहिए, 35 ए खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को अधिकार होना चाहिए। वो इसलिए पास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, सरकार उसको पास कराना चाहती थी, इसलिए पास हो गया। ये जो 1954 का वक्फ एक्ट है, 1952 में सभापति महोदय काजमी साहब लेकर आए, एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट बिल लेकर आया और उसके लिए जब ये बिल पास हो गया तो सेलेक्ट कमेटी बनी और उस सेलेक्ट कमेटी के जो मेंबर थे, अमजद अली, आप मुसलमानों की बात करते हो, 2 लोगों ने डिसेंट नोट दिया। एक का नाम था मोहनलाल सक्सेना और दूसरे का नाम था अमजद अली। उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आया हूं, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 14-15 है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसका वायलेशन है। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के एपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण इस बिल को पास कराना चाहती थी और ये प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक वक्त बिल आया। क्या आप गैर सरकारी बिल को जो है सरकारी बिल बनाकर इतने दिनों तक मुसलमानों के लिए एक अधिकार की बात करोगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? तीसरा जो है अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अनुराग जी ने कहा कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में, टर्की में, सीरिया में है, लेबनान में है, सऊदी अरब में। आप ये बताइए कि इस देश में संविधान की बात बहुत करते हैं, हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, मैं भी संविधान लेकर यहां बैठा हुआ, यह संविधान है। इस संविधान में अमेरिका सेकुलर है या नहीं है? अंग्रेज सेकुलर थे कि नहीं थे? आप नॉर्थ ब्लॉक चले जाइए, साउथ ब्लॉक चले जाइए, प्रधानमंत्री के ऑफिस चले जाइए, राष्ट्रपति भवन चले जाइए, पुराना संसद भवन चले जाइए, आपको सब जगह गीता का श्लोक दिखाई देगा। एक चीज उर्दू में नहीं लिखा हुआ है, एक चीज संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि, बस 4-5 मिनट में खत्म करूंगा, अमेरिका का राष्ट्रपति यदि शपथ लेगा तो वो बाइबल पर लेगा। सारे मुस्लिम कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट यदि शपथ लेंगे तो वो कुरान पर लेंगे।
आपने किस तरह का बना दिया कि हम संविधान के ले सकते हैं, गीता पर नहीं हाथ रख के कर सकते हैं। और आपने मुसलमानों को एक अलग कानून दे दिया। ये पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसने कि वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। क्या आप भारत को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हो? मैं सभापति महोदय इस सदन की जानकारी के लिए 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया ना प्रधानमंत्री पद का, तो यह संविधान नहीं था। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर जो है शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। उनको आप सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं भी पूरा पढ़ के आया। गीता पर हाथ रखकर, यह संविधान की शपथ नहीं ली थी नेहरू ने, उन्होंने गीता की शपथ खाई थी। क्या आप उनको सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? तीसरा सर, ये जो वक्फ है, अभी बहुत चर्चा चली सर कि वक्फ अलग है, रिलीजन अलग है। सुखदेव जी बैठिए। सभापति महोदय, मेरे यहां 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है। विधानसभा ने कानून बनाया है और उसका सचिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं उसका ट्रस्टी हूं। मेरे पहले जो सांसद थे फुरकान अंसारी, वो उसके ट्रस्टी थे। और अभी 6 महीने पहले तक हाफिजुल हसन, एक मुसलमान, हमारे बैद्यनाथ ट्रस्ट का सेक्रेटरी है। आप किस तरह की बात कर रहे हो? आपका तो एक उदाहरण दे दो। मैंने दे दिया उदाहरण, मेरा ही उदाहरण है, और आज आप इस तरह की बात करते हो। तीसरा सर, बस चेयरमैन सर, दो चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर आया हूं सर। एक इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये चर्च की ये जो संपत्ति है सर वक्फ की, 39 लाख एकड़ कैसे हो गए और कहां डिस्प्यूट है? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सभापति महोदय, तो जो यहां से भारत के लोग पाकिस्तान गए या पाकिस्तान के लोग जो यहां आए, उसमें जमीन का भी आदान प्रदान हुआ। और यह तय हुआ, और यह हाउस को जानने वाली बात है कि जो भी पाकिस्तानी यहां से गए, उनकी प्रॉपर्टी इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट में भारत सरकार की होगी। जो 1984 में राजा साहब बता रहे थे कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट को क्या किया, पाकिस्तान में जाकर जो यहां से भाग के चले गए सर, जो कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हो सकता था, उन सबों को पाकिस्तान जाकर उन लोगों ने कहा कि यह वक्फ की संपत्ति है, क्या आप एनिमी प्रॉपर्टी को? और मैं होम मिनिस्ट्री के 5 आदेश लेकर आया हूं कि ये इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट है और ये वक्फ ने ले लिया है, ये इलीगल है। ये कानून का आपको पता है, जो बात कहा, आपको ये धर्म की बात करते हैं सर। वक्फ ने आईटीसी विंडसर बेंगलोर, ये पूरे समाज को आईटीसी विंडसर बेंगलोर वक्फ की प्रॉपर्टी है, 5 स्टार होटल को दे दिया। वहां जो है सुअर लोग खाते हैं। किस वक्त की बात करते हो? 12,000 किराया देता है, 50,000 किराया देता है। तो जो दुनिया नहीं जानती थी, निशिकांत दुबे उसे बता रहे हैं और बहुत करीब से बता रहे हैं। और हम आपको बताएं, उस तस्वीर को दिखाने आपको लिए चलते हैं जहां पर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से भोपाल में जश्न का माहौल था और लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। भोपाल से वक्फ बिल से जनता जो है खुश है, पटाखे जला रही है, आतिशबाजियां हो रही हैं और लोगों में जो खुशी की लहर है वो आप देखिए। और चलिए इसके बाद मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी खुशी मनाई, सेवई बना ली, मीठी सेवई, और सभी को खुशी खुशी उन्होंने खिलाई है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर साफ तौर पर दिखता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सेवैयां बांटी और खुशी का इजहार किया।
मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की शान मोदी भाईजान, देश की शान मोदी भाईजान, देश की शान मोदी भाईजान। आज 60-70 सालों से मुसलमान बहुत बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन 2014 से जब मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली तब से मुसलमान कहीं ना कहीं सशक्त हुआ है। वक्फ बोर्ड पे कुछ गुंडों का कब्जा है शुरू से। इन्होंने मुझे आप बता दो किस मुसलमान के लिए क्या किया है। जो बिल लेके आए उसका हम समर्थन करते हैं, जो कर रहे हैं वो बेहतर बेहतर कर। हाँ, हम लोग तो जश्न मना रहे हैं, ईद का दूसरा ही माहौल एकदम जमा हुआ है। ये संशोधन बिल आने से पूरा मुसलमान भाई एक हो गया है। सर हमारे हित का काम हो रही है, मोदी जी ने बहुत अच्छा सोचा हम लोगों का। ना मस्जिदें छिनेंगी ना मदरसे छिनेंगे। ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें चंद लोगों का फायदा हुआ है। जी हम सपोर्ट में, इससे हमें ये फायदा है कि लाखों अरबों खरबों की जमीन है वक्फ बोर्ड की, लेकिन आज तक वो जमीन ऐसे ही पड़ी है। ना उसमें हमारे बच्चों को फ्री में कोई कॉलेज मिला है, ना स्कूल मिला, ना हमें खुद को कोई मकान मिला है। प्रॉपर्टी है, ये इमलाक जो है वो गरीबों के लिए ही था, गरीबों का हक उन तक नहीं पहुंच रहा था, मगर हमें यकीन है कि आज के बाद से गरीब मिस्किन और यतीमों को उनका हक पहुंचे। मुस्लिम तो खुश है इस बात से, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है ना विपक्ष, वो दुखी है। जो लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चाहते देश का विकास हो। और हम सब चाहते हैं कि आज जो है ये जो बिल है ये जरूर पास हो, जिससे कि देश के मुसलमानों का भला हो। हक की जमीन नहीं छिनेगी। लोग कितना ही भड़काएं, ये सिर्फ विपक्ष का काम है भड़काना, बाकी मुस्लिमों के हक में काम कर रहे हैं मोदी जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वक्फ को चोरों से बचा रहे हैं। गरीब मुसलमानों का हक चंद लोगों ने हड़पा और कब्जा कर रखा है, उसको आज मोदी सरकार ने आजाद किया है। अखिलेश यादव खिलाफत कर रहे हो, ऐसी खिलाफत कर रहे हैं, बात रुकेगी तो नहीं। चोर तो चोर की ही बात करेगा ना, इसलिए वो चोरी करने से बाज आएंगे नहीं, और सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है। होना अलग बात है, लेकिन मुसलमानों में खुशी तो हुई। गरीब मुसलमान, यतीम मुसलमान जो हैं उनके लिए एक रास्ता तो खुला है। आज जो माँ बहनें अभी तक वक्फ में उनके लिए कोई प्राविधान नहीं था, अब प्राविधान तो आया है कम से कम। तो जो गरीब मुसलमान है बेहद खुश है, लेकिन लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ में अल्पसंख्यक जो मोर्चा है वो जश्न मना रहा था, मिठाइयां बांटी जा रही थी। जरा देखिए इन तस्वीरों को। बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर में किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहां फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो पुलिसकर्मी है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि जो कानून व्यवस्था है उसे कायम रखा जाए। तो कुल मिलाकर जो मानसिकता है एक तरफ, जो खुशियां है एक तरफ। बिल पर क्या हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। संसद में वक्फ बिल पेश कर दिया गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने अपने तर्क हैं, लेकिन सड़क पर भी तनाव है और समर्थक और विरोधी आमने सामने ना हो इसके लिए उपाय जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश की तमाम राज्य सरकारें सतर्क हैं, लोगों पर नजर रखी जा रही है। यूपी में मुस्लिम बहुल इलाके में एहतियात बरती जा रही है। राज्य में पुलिसकर्मियों की जो छुट्टियां हैं निरस्त कर दी गई। संवेदनशील शहरों में चाक चौबंद व्यवस्था है। लखनऊ के 11 संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई। विधानसभा के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आगरा में जामा मस्जिद के पास पीएसी तैनात की गई है। मथुरा में भी पुलिस पीएसी को अलर्ट पर रखा गया है। कानपुर में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया और राज्य पुलिस मुस्लिम धर्मगुरुओं से सीधे संपर्क में है कि आखिर क्या चल रहा है। अब जरा हम सुनते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका क्या कहना है व्यवस्थाओं को लेकर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर। हम लोग जो है मतलब सभी मौलवी से और उनके धार्मिक गुरुओं से बातचीत हुई है और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम जो है मतलब उसका पालन करेंगे। शासन द्वारा जो नियम आ रहे हैं उनका पालन करेंगे और इस संबंध में हम लोगों ने जो है प्रमुख चौराहों पर जो है पुलिस बल तैनात किया हुआ है। हमारे साथ 2 एसीपी हैं और पीएसी और अन्य जो पुलिस बल हैं उनके साथ हम लोग जो है गलियों में प्रमुख चौराहों पर राउंड ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देश नहीं अब विदेश ले चलते हैं। आप देखिए कि जो वक्फ को लेकर जो एक सियासत हो रही है उसका पर्दाफाश हो चुका है, कागजात सामने आ चुके हैं, आम लोग खुश हैं, आम मुसलमान खुश है। और उसके बाद तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि इतिहास के बारे में आपको जानना होगा। इतिहास क्या कहता है कि सिर्फ देश ही नहीं
जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने इसे लागू किया, लेकिन उसके बाद क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे ये बदलता है, वो भी हम आपको बताते हैं, कैसे कैसे चीजें बदल जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उन तस्वीरों को जानना जरूरी है, देखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है और उसका आकलन भी जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि क्या हुआ। इस्लाम के आगमन के साथ भारत में वक्फ आया, लेकिन किस सदी में भारत आया यह ठीक ठाक पता नहीं है। औपचारिक तौर पर आगमन ब्रिटिश काल में माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश ने 1913 में वक्फ बोर्ड की शुरुआत की। 1923 में वक्फ कानून बनाकर वक्फ को औपचारिक रूप दिया गया। देश की आजादी के बाद यह व्यवस्था अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत रही। 1954 से 1923 के पुराने वक्फ कानून में संशोधन यहां पर कर दिया गया। इसके बाद 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना हुई। 1964 के वक्फ बोर्ड को 1995 में घोषित किया गया। इसके तहत देश भर के राज्यों में वक्फ बोर्ड बना दिए गए। 1995 के वक्फ कानून को 2013 में संशोधित किया गया। 2013 में कांग्रेस सरकार ने इसे अथाह अधिकार दे दिए। अभी जो व्यवस्था है इसी कानून के तहत देश भर में चल रही है। आमतौर पर मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं, तो हिंदुस्तान में केवल अजमेर शरीफ दरगाह इससे बाहर है। इसके लिए अलग से दरगाह साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति है। वक्फ के पास तकरीबन 1,20,000 कीमत की जो प्रॉपर्टी है वो भी है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा इनके पास जमीन है। एक अनुमान के मुताबिक 8 लाख एकड़ की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 से ज्यादा की संपत्तियां हैं और इसकी सालाना कमाई 200 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। देश के 5 राज्यों की वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल है। तेलंगाना का वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड माना जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को वक्फ की राजधानी कहा जाता है और हैदराबाद वक्फ बोर्ड के पास 77,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा से बना है। क्या है वक्फ, ये हम आपको बता रहे हैं। इसका क्या अर्थ होता है? ठहरना या फिर रोकना वकूफा का मतलब होता है संरक्षित करना। वक्फ को मुस्लिम लोग दान में अपनी संपत्ति देते हैं, जिस संपत्ति पर केवल अल्लाह का अधिकार होता है। इसलिए वक्फ की संपत्ति जन कल्याण के लिए ही काम आती है। इस्लामिक नजरिए से वक्फ दान करने का एक तरीका है। जो लोग वक्फ में संपत्ति दान देते हैं उन्हें वाकिफ कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद के समय वक्फ परंपरा की शुरुआत बताई जाती है। मान्यता के मुताबिक उस वक्त 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग हुआ करता था, जिससे होने वाली आमदनी को गरीबों में खर्च किया जाता था और तभी से यह परंपरा मुस्लिम बिरादरी में स्थापित हो गई। तो ये पूरी कहानी हमने आपको बताई, लेकिन जो सिया धर्म गुरु है क्या कहते हैं इस पूरे इतिहास को लेकर और अभी जो खींचतान चल रही है उसे लेकर, ये भी सुनते हैं। कि अरब ममालिक में बाकायदा मिनिस्ट्रीज हैं, वक्फ मिनिस्ट्रीज हैं, पूरे डिपार्टमेंट हैं। चूँकि वक्फ का मामला जो है ये शरीयत से है और शरीयत के कानून के तहत ही वक्फ होता है। क्योंकि कोई शख्स अगर कार्य खैर करना चाहता है और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, उसकी नियत ये हो, क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर हम अल्लाह की राह में वक्फ कर रहे हैं तो वक्फ का मतलब आप देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ये ना ट्रांसफ़र हो सकती है, ये ना सेल हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए ये फिक्स कर दी गई है। इसी को वक्फ कहते हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया में कहां कहां वक्फ कानून है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे पास जो नक्शा उसे देखिएगा तो इराक, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तो दुनिया में यहां वक्फ है। नाम बदल सकते हैं, कानून बदल सकता है, लेकिन चीजें बिल्कुल उसी तरीके की हैं। तो इस्लाम में वक्फ की खास अहमियत है, इसलिए इस्लामी देशों में वक्फ की जरूरत होती है क्योंकि वहां के संविधान में ही इसका प्रावधान होता है। जानकार बताते हैं कि ज्यादातर मुस्लिम देशों में वक्फ है, संविधान में इसका जिक्र होता है, इसलिए मंत्रालय भी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ इसे कहा जाता है। सऊदी अरब की बात करें तो और कतर की बात करें तो कतर में वक्फ मंत्रालय बनाया गया है। इराक की बात करें तो इराक में भी वक्फ संपत्ति के लिए अलग से मंत्रालय है और संयुक्त अरब अमीरात में वक्फ का प्रावधान है। मिस्र, सीरिया और तुर्की जैसे देशों में भी वक्फ है और कई देशों में इसे वक्फ के नाम से नहीं जाना जाता। तुर्की में ऐसी संस्था को फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में बदन वकाफ इंडोनेशिया इसे देखती है, जिन्हें इस्लामिक व्यवस्था के तहत अनिवार्य माना गया है। इन देशों में वक्फ का अपना एक अलग ढांचा स्थापित है। तो कुल मिलाकर आज जो वक्फ के बारे में जो अहम जानकारियां
आपको हमने शेयर की, ये आगे भी सबके लिए काम आएंगी और सदन की कार्रवाई अपनी दिशा में है। देखना होगा कि इस पर मुहर कितनी जल्दी लग जाती है। तो आज ये भारत की बात में बस इतना ही। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, अपनों के बीच रहें और हां, देखते रहें रिपब्लिक भारत। जय हिंद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH